नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 3 क्या निराश हुआ जाए साहित्य प्रकार निबंध। लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। पाठ 3 आज हम पढ़ेंगे। तो मित्रों, अगले लेक्चर में यानी कि पार्ट 2 में हम पढ़ गए थे कि धोखेबाजी और बेईमानी से धन कमाकर लोग सुखी और संपन्न जीवन बिता रहे हैं। आज समाचार पत्रों की सुर्खियों में भ्रष्टाचार के प्रति घोर आक्रोश प्रकट करना यह दिखाई देता है कि आज भी कहीं न कहीं मनुष्य के अंतर मन में मानवीय मूल्य शेष है। लेखक ने यह भी बताया है कि समाज में सच्चाई, ईमानदारी, सेवा, परोपकार और आपसी सद्भाव भी आज विद्यमान है। आवश्यकता है इन गुणों को उजागर करने की, जिससे लोगों का इनके प्रति विश्वास बना रहे। मित्रों, बुराई कभी अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती है। अच्छाई को महत्व देने से बुराई आप ही आप यानी कि स्वतः नष्ट हो जाएगी। आगे हम पाठ्यपुस्तक में लास्ट पैराग्राफ में फिर से पुनरावर्तन करें तो देख गए थे कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। हम आगे के लेक्चर में देख गए हैं कि पर्दाफाश करना यानी कि भेद खोलना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। और दोषोद्घाटन यानी कि बुराइयों को बताना बार बार मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना भी क्या है, वह और भी बुरी बात है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छाई को ज़्यादातर उजागर करना चाहिए, क्योंकि इससे लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छाई को भी उजागर करना यानी कि प्रकट करके सामने लाकर यानी कि बताना चाहिए, जिससे लोगों में अच्छी भावना पैदा हो सके। यहाँ तक हम पढ़ गए थे। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब आप आपकी पाठ्यपुस्तक खोल दीजिए, नोट और पेन लेकर बैठ जाइए। पाठ्यपुस्तक में मेरे साथ साथ अक्षरशः पढ़ते जाइए। मित्रों, अब लेखक ने यही बताया है कि अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं बनी हैं और इन घटनाओं का वर्णन किया है कि केवल बुराई ही नहीं है, अच्छाई भी है। इसलिए हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी कुछ प्रसंग बने हैं जो हमारे सामने लेखक ने इस घटनाओं का वर्णन किया है, हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टिकट बाबू की ईमानदारी। टिकट बाबू की ईमानदारी। तो ध्यान रखिए पाठ्यपुस्तक पर। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी,
आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। देखो मित्रों, लेखक ने अपने जीवन में बनी हुई अच्छाई के प्रसंग घटना बताई है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से लेखक ने 10 के बजाय टिकट बाबू को कितने रुपये दे दिए? 100 रुपये। 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और लेखक जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। कौन उपस्थित हुआ? टिकट बाबू। किसका चेहरा पहचानते हुए? लेखक का। क्योंकि लेखक ने 10 रुपये के बजाय कितने रुपये की नोट दी थी? 100 रुपये की नोट। इसीलिए 90 रुपये वापस देने के लिए टिकट बाबू उन्हें ढूंढता था और हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उपस्थित यानी कि हाजिर। उपस्थित हुआ, उपस्थित। हाजिर। उपस्थित शब्द का विरुद्धार्थी शब्द उपस्थित यानी कि अनुपस्थित। उपस्थित का अर्थ होता है हाजिर, अनुपस्थित यानी कि गैर हाजिर। तो उपस्थित शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बनता है अनुपस्थित। मैंने आगे भी बताया था कि विरोधी शब्द का 2 अर्थ यानी कि पर्यायी शब्द हैं, विलोम शब्द, विपरीत शब्द। इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि विलोम शब्द का अर्थ बताइए, यानी कि विलोम शब्द बताइए। तो उपस्थित का विरुद्धार्थी विलोम शब्द बनता है अनुपस्थित। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। देखो मित्रों, अभी तक तो हम जो बातें पढ़ी वह निराश होने की बातें, मगर अब भी सच्चाई है, ईमानदारी है लोगों में, यह पता चलता है इस प्रसंग से, इस घटना से। और बोलता क्या है टिकट बाबू? देखो, बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। आपकी भूल थी और मेरी भी भूल हो गई, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। हास पैसे वापस लौटा दिए, तब उन्हें संतोष हुआ। तब तक चिंताएं थी कि कब मैं यह पैसा वापस लौटा दूं। किसके मन में ऐसी चिंताएं थी? टिकट बाबू। क्योंकि आज भी लोगों के हृदय में जो भावनाएं हैं, सच्ची भावनाएं, ईमानदारी की भावनाएं, प्रामाणिकता की भावनाएं, वह टिकी हुई हैं, लुप्त नहीं हुई है। लेखक ने इस घटना से आपको दिखाया है कि मेरे जीवन में भी कुछ घटनाएं बनी हैं। उसमें से एक प्रसंग यही बताया है टिकट बाबू का कि टिकट बाबू ढूंढते ढूंढते मुझे जब 90 रुपये वापस दिए, तब उनके चेहरे पर संतोष हुआ, यानी कि संतोष की गरिमा दिखाई दी। मैं चकित रह गया यह प्रसंग देखकर। टिकट बाबू का व्यवहार देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि आज तक तो मैं मानता था कि सारे देश में चोरी, डकैती, बेईमानी चल रही है, मगर ऐसा नहीं है। आज भी सच्चाई, ईमानदारी, प्रामाणिकता, सेवा, परोपकार, आपसी सद्भाव लुप्त नहीं हुए हैं, आज भी हैं। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, नष्ट हो गई है? वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। किन घटनाओं से अधिक शक्तिशाली हैं? ठगी और वंचना से। वंचना यानी कि धोखेबाजी, शब्दार्थ।
शब्द का अर्थ वंचना, धोखेबाजी। अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। दूसरी घटना भी बताई है लेखक ने। देखो, ऐसी अच्छी भावनाएं जागृत करने वाली जो समाचार बार बार आते हैं तो मनुष्य के मन में अच्छी भावनाएं पैदा होती हैं और दृष्टि भी अच्छी होती है। दूसरी घटना देखें। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। लेखक ने बताया कि मैं एक बार बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। ध्यान रखिए, यहां बस कंडक्टर की सज्जनता के बारे में बताया। बस कंडक्टर की सज्जनता के बारे में। देखिए आगे प्रश्न क्या कहता है लेखक। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य यानी कि स्थान जहां किसी को जाना हो। गंतव्य का मतलब वह स्थान जहां किसी को जाना हो। तो कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। बस ने जवाब दे देना यानी कि बस में खराबी हो गई, बस बंद हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया। संदेह यानी कि शंका कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोगों को संदेह हुआ। संदेह यानी कि शंका। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। आपस में बातें करने लगे। कैसी बातें? किसी ने कहा लोग बातें कर रहे हैं। कैसी? यहां डकैती होती है। जहां बस बंद हो गई है, रुक गई है, वहां तो डकैती होती है, लूटपाट होता है, तस्करी होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। लेखक कहता है कि किसी ने ऐसा कहा कि यहाँ तो डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। तो लेखक सोचता है कि मैं परिवार सहित केवल अकेला ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। सभी आदमी बस यात्री पर डर गए थे कि 2 दिन पहले तो यहाँ क्या हुआ था? डकैती हुई थी। इसीलिए यहाँ किसी ने यानी कि बस को लूट लिया था। इसलिए सारे यात्री घबरा गए, आपस में बातें करने लगे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही
डाकुओं के यहां भेज दिया है। देखो मित्रों, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर क्या योजना बनाई, उन्हें मारने पीटने की। क्यों? एक यात्री ने बताया था कि जहां हमारी बस रुकी हुई है वही स्थान में एक बस को भी लूट लिया गया था, यहां तो डकैती होती है। ऐसी बात सुनकर नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हवाइयां उड़ना यानी कि चेहरे का जो रंग है वह फीका पड़ गया, भयभीत हो गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर ढंग से देखना यानी कि भयभीत होकर देखना, मुहावरा है, कातर ढंग से देखना। भयभीत होकर देखना। बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कौन कहता है ऐसा? लेखक। कि ड्राइवर मेरी ओर भयभीत होकर देखने लगा। क्या कहते हैं? और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। लेखक को कहते हैं कि हम लोग तो बस का उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था। लेखक बताता है कि यह प्रसंग सुनकर कि 2 दिन पहले यहां लूटपाट हुआ था, बस को लूट ली थी, इसलिए मन में भय भी था कि ये ड्राइवर और कंडक्टर दोनों डाकुओं से मिले जुले तो नहीं है, डकैती करने वालों से, लूटपाट करने वालों से। इसीलिए लेखक के मन में डर भी था। मगर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। कातर मुद्रा यानी कि लाचार मुद्रा को देखकर, कातर। लाचार मुद्रा को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। यात्री इतने भयभीत थे, इसलिए ड्राइवर को पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि डाकू से मिले जुले हैं। कौन कौन? ड्राइवर और कंडक्टर। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहां भेज दिया है। सभी नौजवान यानी कि सभी बस के यात्री लेखक को कह रहे हैं कि इसकी बातों में मत आइए। जो कंडक्टर साइकिल लेकर गया है वह किसको बुलाने के लिए गया है? तो कि डाकुओं को बुलाने के लिए गया है, इसलिए इसके धोखे में मत आइए। वह तो धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहां भेज दिया। यह बात सुनकर लेखक कहता है कि मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया, क्योंकि परिवार के साथ कौन था? लेखक। और लेखक ने सकारात्मक दृष्टि से सोचा, अच्छाई की दृष्टि से सोचा, और उनकी लाचार मुद्रा को देखकर, किसकी? ड्राइवर की लाचार मुद्रा को देखकर मारपीट से बचाया, लोगों को समझाया, यात्री को समझाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। 1.5-2 घंटे बीत गए। अभी कंडक्टर
आया नहीं। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा, क्योंकि लोगों को शक था कि कहीं ड्राइवर भी भाग न जाए। कंडक्टर तो साइकिल लेकर चला गया है और लोग सोचने भी लगे हैं कि वह अवश्य ही डाकुओं को बुलाने के लिए गए होंगे। ड्राइवर और कंडक्टर यानी कि डाकुओं से मिले हुए हैं। इसीलिए लोगों ने क्या, यात्रियों ने क्या किया, बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। ड्राइवर को मारा तो नहीं, मगर उन्हें घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। नौजवानों ने ड्राइवर को घेर कर रखा और कोई भी घटना बनी तो सबसे पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। उचित यानी कि योग्य जान पड़ा। उचित, योग्य। उचित शब्द का उल्टा अर्थ विरुद्धार्थी अनुचित शब्द। उचित, अनुचित। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। एक बस आ रही है, उस पर कौन बैठा हुआ है, हमारा बस कंडक्टर। उसने आते ही कहा, कंडक्टर ने आते ही कहा, क्या कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं। अड्डा यानी कि स्टेशन पर से मैं नई बस लाया हूं, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। जो बस की हालत खराब थी वह बस चलाने लायक नहीं थी। इसीलिए कंडक्टर तो साइकिल लेकर बस अड्डे पर जा गया था और नई बस लाकर यात्रियों को बिठाने के लिए कहा, बैठने के लिए कहा। क्या कहा, उसने आते ही यानी कि कंडक्टर ने आते ही क्या कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, ये वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया, या वहीं दूध मिल गया, मैं थोड़ा दूध भी लेकर आया हूं। देखो, यह कंडक्टर की कर्तव्य परायणता को देखकर यात्रियों में फिर जान आई, हिम्मत आई कि यह उनकी कर्तव्य परायणता को देखकर सभी यात्रियों में जान यानी कि हिम्मत आई। सबने उसे धन्यवाद किया, अच्छा कार्य किया, उनकी कर्तव्य परायणता निभाई। इसलिए जो भय था किसके प्रति, कंडक्टर और ड्राइवर के प्रति, तो कंडक्टर ने अपनी जो कर्तव्य परायणता दिखाई, इसलिए जान आई, हिम्मत आई, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। समय सर 12 बजे से पहले वह अपने यानी कि जगह पर यानी कि बस अड्डे पर पहुंच गए। लेखक के जीवन में इन घटित घटनाओं से हमें यह बताता है, लेखक कहता है कि कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। मनुष्यता नष्ट नहीं हुई है, मैं नहीं कह सकता। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। आगे लेखक बताता है कि ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। हमारा जीवन कब कष्टकर हो जाएगा, जब हम केवल जीवन में
धोखे के बारे में ही, केवल यानी कि विश्वासघात हुए हैं ऐसी बातों पर और धोखे में आए हैं, जिनमें धोखा खाए हैं, ऐसी बातों का हम हिसाब रखेंगे तो हमारा जीवन कष्टकर यानी कि दुखी बन जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है। ढाढ़स देना यानी कि तसल्ली दी है, दिलासा दिया है, धीरज दिया है और हिम्मत बंधाई है। इसलिए कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे पर संदेह न करूं। संदेह यानी कि शंकाएं न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। मित्रों, यहाँ लेखक ने यही समझाया है प्रस्तुत निबंध में। क्या निराश हुआ जाए, यह निबंध में लेखक ने यही समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।